नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य स्थापना दिवस पर प्रस्तावित राष्ट्रपति और पीएम मोदी के कार्यक्रमों की तैयारी तेज। सीएम धामी बोले, उत्तराखंड में अब विकास के नए सफर की होगी शुरुआत। सीएम धामी ने देहरादून से किया सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। 3 चरणों में 25 दिसंबर तक होंगी खेल प्रतियोगिताएं। महोत्सव में पारंपरिक खेलों का भी हो रहा आयोजन। उत्तराखंड में पहली बार होगी कौशल जनगणना। युवाओं की कौशल रुचि जानने के लिए सरकार ने लिया फैसला। मनपसंद रोजगार चुनने का मिलेगा मौका। उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों पर विपक्ष हुआ हमलावर। विधायक सुमित्र देश का आरोप, नैनीताल जिले में सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे, अधिकारी सरकार को कर रहे गुमराह। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। 9 नवंबर को अलग अलग जिलों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। वहीं रजत जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 25 साल की यात्रा के बाद विकास के नए सफर की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के आगमन से प्रदेशवासियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। नहीं, हमारे लिए बहुत प्रेरक है, क्योंकि 25 सालों की जो यात्रा हुई है उस यात्रा में अनेक अनुभव हमारे राज्य को प्राप्त हुए। यहाँ से हम एक नई दूरी तय करेंगे, एक लंबी उड़ान यहाँ से राज्य की आगे बढ़ेगी। उसमें राष्ट्रपति महोदय का भी हमको संबोधन प्राप्त होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ही उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। तो इसलिए उनका आना निश्चित रूप से, जो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सब उत्तराखंड वासी और संकल्प के साथ और परिश्रम के साथ और समर्पण के साथ इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए अपने कामों से, समर्पण से उसको साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भी सांसद खेल महोत्सव का आगाज हो चला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से शुभारंभ किया। बता दें कि उत्तराखंड के सभी सांसदों की ओर से अपने अपने क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। पहले चरण के तहत न्याय पंचायत स्तर पर छात्र छात्राओं की खेल प्रतियोगिता कराई जाएगी। खेल प्रतियोगिताओं में 5 ओलंपिक और 3 पारंपरिक खेल शामिल हैं। दूसरे चरण में ब्लॉक स्तर और फिर तीसरे चरण में जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और 25 दिसंबर को खेल महोत्सव का समापन होगा। सीएम धामी ने कहा कि यह महोत्सव युवाओं के ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने खेलों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अनेक माध्यमों के माध्यम से आज हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में सांसद खेल प्रतियोगिता भी प्रारंभ हो रही है, खेल महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के संयोजन में ये खेल महोत्सव का आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है, हम राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में युवाओं को उनकी रुचि के रोजगार से जोड़ने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए सरकार पहली बार कौशल जनगणना कराने जा रही है। कौशल विकास समिति ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार की बढ़ती जरूरतों के बीच अब सरकार कौशल जनगणना से ये देखना चाहती है कि कितनी कौशल की जरूरत है और किस कौशल में युवाओं की ज्यादा रुचि है। देखिए, पहले के समय में था कि कम साधन है, संसाधन है, कौशल नहीं प्राप्त हो पाता था। अब ये सबको कौशल प्राप्त होगा। ये युवाओं के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का कौशल मिलेगा, हर प्रकार से वो स्किल होंगे, पारंगत होंगे
किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्रनगर के रामलीला मैदान में आयोजित श्री कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का उद्घाटन किया। 4 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन समेत खेल और अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय और आसपास के लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम ने कहा कि मेला केवल आयोजन मात्र नहीं, इसका उद्देश्य लोक संस्कृति, आस्था और विरासत को संजोए रखना और विकास को आगे बढ़ाते रहना है। सांस्कृतिक है और उत्तराखंड के सबसे बड़े मेलों में से एक मेला है। यहाँ पर जहाँ बहुत सारे हमारे स्कूल के बच्चों को, कलाकारों को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। वहीं जो यहाँ पर रसोइयाँ लगी हैं, स्टॉल लगे हैं, उसके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पाद निर्माण करने वाली महिलाओं को, हमारे नौजवानों को स्थानीय कार्यक्रम भी एक बड़ा मंच ये मेला प्रदान करता है। इसे बीजेपी की स्ट्रैटेजी कहे या फिर स्मार्ट वर्क, जो विधायक मंत्री पद की चाहत लिए बैठे थे उन्हें प्रवक्ता पद देकर ही पार्टी ने संतुष्ट कर दिया। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की, जिसमें 2 विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया और ये वही विधायक हैं जो लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे थे और मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। तो क्या बीजेपी ने विधायक खजानदास और विनोद चमोली को एडजस्ट किया है या फिर साइडलाइन? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या बीजेपी ने विधायकों को किया साइडलाइन या कैबिनेट विस्तार से पहले किया एडजस्ट? बीजेपी की स्ट्रैटेजी या किया स्मार्ट वर्क? धामी कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर पहले से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। जब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होती है तब तब विधायकों की आस बढ़ जाती है। कई विधायक मंत्री पद की चाहत लिए बैठे हैं, लेकिन अब तक विस्तार क्यों नहीं हुआ, ये सवाल अब भी बरकरार है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की, जिसमें 2 विधायकों के नाम भी शामिल किए गए। बीजेपी विधायक खजानदास और विनोद चमोली, इन दोनों विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने इन दोनों विधायकों को प्रवक्ता बनाकर एडजस्ट किया है या फिर साइडलाइन किया है, क्योंकि दोनों ही विधायक मंत्री बनने का ख्वाब देखते रहे। विनोद चमोली ने तो अपना मंत्रालय तक भी चुन लिया था। फिर आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को प्रवक्ताओं की लिस्ट में विधायकों को भी शामिल करना पड़ा? जो सवाल पहले से खड़े हो रहे थे, क्या उसी पर बीजेपी ने मुहर लगाने का काम किया है? क्योंकि कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर कहा जाता रहा है कि बीजेपी के भीतर ऑल इज वेल नहीं है। पार्टी के भीतर कैबिनेट विस्तार को लेकर खींचतान अपने चरम पर है। इसी को कम करने की क्या बीजेपी ने कोशिश की है? यही वजह है कि जो विधायक मंत्री पद को लेकर मुखर होकर बोलते थे, उन्हें प्रवक्ता तक ही सीमित कर दिया गया। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जो कांग्रेस खेमे से बीजेपी में आए, उन्हें और बीजेपी विधायकों को एक समान पार्टी ने तवज्जो देने का काम किया है। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें पीछे न रखते हुए पार्टी में प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे दी। तो वही जो पहले से बीजेपी के साथ जुड़े रहे, कई बार विधायक चुनकर आए, उन्हें भी कांग्रेस से आए नेताओं के बराबर का ही दर्जा बीजेपी ने दे दिया। अब आखिर इसे क्या समझा जाए? क्या पार्टी ने इन विधायकों को प्रवक्ता पद देकर ही खुश करने की कोशिश की है या फिर साइडलाइन कर इग्नोर करने की कोशिश? क्योंकि धामी कैबिनेट में 5 मंत्री पद भरे जाने हैं, जिसके लिए कई विधायक ललायत दिख रहे हैं। खजानदास और विनोद चमोली खुद को इसके लिए दावेदार मानकर चल रहे थे, लेकिन लगता है कि कैबिनेट विस्तार से पहले ही बीजेपी ने इन्हें एडजस्ट कर अपनी टेंशन थोड़ी कम करने की कोशिश की है। उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त के दावे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। काठ गोदाम से लेकर रानी बाग, साथ ही भीमताल और नैनीताल तक सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। सड़कों के जो हालात हैं, जो सैलानी भी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आप अगर उनसे पूछ लीजिए कि काठ गोदाम से लेकर रानी बाग और उसके अलावा अगर भीमताल वाला जो बेंड है, वहां से लेके पूरे भीमताल की सड़क, ये बहुत बड़े उदाहरण है। गड्ढा मुक्त अगर ये हो चुकी हैं तो आप हमें लाके दिखा दीजिए। हल्द्वानी शहर की मैं बात करूं, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे जगह जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ बनाया जा रहा है और मेरे हिसाब से उन्होंने अगर सख्त निर्देश दिए थे
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनके निर्देशों का पालन होना चाहिए था। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे खुलेआम झूठ बोला जा रहा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। देहरादून का शीशमबाड़ा, जहां लगा है शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, जिससे कभी कूड़ा निस्तारण की उम्मीद थी, अब वही जगह बन गई है कचरे के पहाड़ की पहचान। लेकिन अब नगर निगम ने इस समस्या को खत्म करने के लिए नई योजना बनाई है। क्या है ये नई योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी देहरादून से हर दिन करीब 400 से 500 टन कूड़ा पहुंचता है शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट में, जहां से करीब 30 टन जैविक खाद बनती है, जबकि बाकी वेस्ट से निकलता है RDF यानी रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, जो प्लास्टिक और जले हुए कचरे का यही मिश्रण अब यहाँ करीब 5 लाख टन के पहाड़ में बदल चुका है, जो बदबू, धुएं और आग की आशंका बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने अब RDF के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हर दिन 500 टन से अधिक RDF सीमेंट फैक्ट्रियों को भेजा जा रहा है, ताकि ये पहाड़ धीरे धीरे खत्म हो सके। नगर निगम के मुताबिक RDF को राजस्थान और मुजफ्फरनगर की सीमेंट फैक्ट्रियों तक भेजा जा रहा है, जहां इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल मानी जा रही है, क्योंकि इससे न केवल कूड़े के पहाड़ से राहत मिलेगी, बल्कि औद्योगिक उपयोग के रूप में भी इसका फायदा होगा। देखिए, जो डेली हमारे यहाँ टनेज जो वेस्ट आ रहा है वो लगभग 400 से 450 टन आता है। अभी दिवाली के दिनों में थोड़ा टनेज बढ़ गया था, 500 टन भी क्रॉस किया। और जो डेली प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद इनर्ट भी आता है, फिर बचता है जो वो इस साइड में है। और बाकी जो हमारे जो खाद प्रोसेस होकर निकल रही है वो है लगभग 30 से टन से ऊपर ही आती है हमारे यहाँ डेली जो खाद बन रही है। और इसके अलावा जो बाकी जो वेस्ट है जो बचता है, जो RDF जिसे कहते हैं, वो भी हमारा डेली डिस्पोज हो रहा है। और इस चीज़ की जो है दिन और रात जो है हमारी जो यूनिट है वो काम कर रही है। साल 2017 में शुरू हुआ शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट कुछ ही सालों में तकनीकी खामियों और स्थानीय विरोध की वजह से चर्चा में रहा। अब निगम का दावा है कि RDF निस्तारण से देहरादून को कूड़े के पहाड़ से राहत मिलेगी। हालांकि असली चुनौती यही है कि आगे आने वाले सालों में यह हालात दोबारा न बने। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा से स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। दरअसल केदारनाथ यात्रा स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका का भी प्रमुख साधन बन चुकी है। इस साल भी रुद्रप्रयाग की महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से आजीविका के नए आयाम स्थापित किए हैं। समूह की लगभग 50 से अधिक महिलाओं ने मिलकर 13 लाख रुपए तक का व्यवसाय किया। महिलाओं द्वारा चौलाई के लड्डू, धूप बत्ती और बेलपत्र उत्पादों का निर्माण और बिक्री की गई। ये पहल वोकल फॉर लोकल अभियान को सशक्त करने के साथ ही महिलाओं को आर्थिक और आत्मनिर्भरता बनाने में मददगार साबित हो रही है। रुड़की कोतवाली पुलिस ने बसपा नेता पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने शुक्रवार को बेलड़ा गांव के पास बसपा नेता योगेश प्रमुख पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में योगेश प्रमुख गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिनेशपुर में छठ पूजा के अवसर पर एक भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान नगर की सड़कों पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। शोभा यात्रा में शामिल अलग अलग झांकियों ने हर किसी का ध्यान खींचा। ट्रैक्टर ट्रॉली में सजी ये झांकियां छठ मैया और सूर्यदेव की महिमा को दर्शा रही थी। मैं छठ पूजा की समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छठी मैया सबका कल्याण करे, ऐसी मैं छठी मैया से विनती करता हूँ। और छठ पूजा का पर्व आज पूरे देश में, जैसा आप सब लोग जानते हैं, आज पूरे देश में छठ पूजा का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और वास्तव में चूंकि पहले हमारे सिर्फ पूर्वांचल समाज के भाई बहन छठ पूजा का पर्व मनाते थे, लेकिन आज सारा समाज, सर्व समाज छठ पर्व को मनाता है। छठ पूजा की जो परंपरा है वो आदिकाल से चली आ रही है। इसमें जो है माताएं, बहनें और जो शादीशुदा बहनें हैं, सौभाग्यवती वाली, वो सभी जो है व्रत करती हैं, पूरे दिन व्रत करती हैं। शाम को जो है वो अर्घ देती हैं, जल में खड़े होकर के अर्घ देती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। साथ में
उनकी जो पहली पत्नी थी प्रत्युषा, उनके साथ जो है शाम को अर्घ्य देती हैं और सुबह जैसे ही सूर्य भगवान उदित होते हैं तो उषा के साथ, जो उनकी दूसरी पत्नी है उषा, उनके साथ जो है ये अर्घ्य दिया जाता है। और जो भी मान्यताएं माताएं बहनें वो मांगती हैं वो जो है उनकी पूर्ण होती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य स्थापना दिवस पर प्रस्तावित राष्ट्रपति और पीएम मोदी के कार्यक्रमों की तैयारी तेज। सीएम धामी बोले, उत्तराखंड में अब विकास के नए सफर की होगी शुरुआत। सीएम धामी ने देहरादून से किया सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। 3 चरणों में 25 दिसंबर तक होंगी खेल प्रतियोगिताएं। महोत्सव में पारंपरिक खेलों का भी हो रहा आयोजन। उत्तराखंड में पहली बार होगी कौशल जनगणना। युवाओं की कौशल रुचि जानने के लिए सरकार ने लिया फैसला। मनपसंद रोजगार चुनने का मिलेगा मौका। उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों पर विपक्ष हुआ हमलावर। विधायक सुमित हृदयेश का आरोप, नैनीताल जिले में सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे, अधिकारी सरकार को कर रहे गुमराह।